कोरोना के बीच बीजेपी दूसरी बार मनाएगी स्थापना दिवस। बिहार में बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। भगत बासुकीनाथ कोविड गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। सरकार के फैसले का आदिवासी संगठन ने किया विरोध। राज्य सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। सरकार ने रामनवमी और सरहुल के जुलूस निकालने पर लगाई है रोक। बिहार में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 935 नए मामले आए सामने। 5 महीने का टूटा रिकॉर्ड। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 लोगों के हत्याकांड में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर की कुर्की की जा रही है। मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर की कुर्की की गई। आपको बता दें कि तालाब में मछली मारने का विवाद चल रहा था। होली के दिन बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया और 5 लोगों की हत्या कर दी। सांसद आनंद सिंह ने कहा कि परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, साथ ही मुआवजा और सुरक्षा। क्या बेनीपट्टी में हत्या को जातीय रंग दिया जा रहा है? सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि ये जातिगत विवाद नहीं बल्कि आपराधिक वारदात है। सांसद ने हत्या में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। क्या बेनीपट्टी मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। हत्याकांड के मामले में पुलिस अब एक्शन में आ गई। शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। 2020 में विवाद हुआ था तालाब को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी। एक पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिवार को नौकरी, जो लोग की घटना घटी है उनके परिजन को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा भी होनी चाहिए। जब दिन दहाड़े 5-5 लोगों की मार दी जाती है तो अब परिवार कैसे सुरक्षित है? तो उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस परिवार की मांग है कि इनके घर में आर्म्स का लाइसेंस होनी चाहिए। ये सारी बातें छन करके आई है और यहाँ कोई आर्म्स नहीं है इस परिवार में, जिसके वजह से इतनी बड़ी हादसा हो गई, घटना हो गई। इन सारी बातों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखेंगे कि ऐसी कार्रवाई करने की ये घटना घटे ही ना, क्योंकि आपस में इन दोनों के बीच पहले से कुछ मनमुटाव था। अब एक बार झगड़ा हो चुका, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगले दिन सब जानते हैं किस प्रकार की गोलीबारी। इन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो लापरवाही है। अगर आपको नुक्से अमन का अंदेशा नहीं है तब हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें तो पूरी तरीके से नुक्से अमन का अंदेशा था और इसकी रिपोर्ट भी हुई है। अगले दिन तो ये होना ही नहीं चाहिए था। आपको बता दें कि बेनीपट्टी में 5 लोगों की हत्याकांड में पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और फरार आरोपियों के घर की कुर्की की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम पटना से जुड़े हुए हैं। गौतम जी, 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी गिरफ्तार है, जिसके बाद इस हत्याकांड के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? अब देखिए, ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से तो हो ही रही है क्योंकि घटना बहुत बड़ी है और लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि मधुबनी हत्याकांड के जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल भी होगी और
लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी ये घटना अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घटना कहीं न कहीं सुर्खियां है और लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। पुलिस एसपी, पुलिस कप्तान, तमाम लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि मधुबनी का जो ये मोहम्मदपुर हत्याकांड है उसमें दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका स्पीडी ट्रायल होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कल की कोई किसी का मर्डर करके बच सकता है क्या, यानी एक सवाल है जो मतलब इस सवाल का जवाब सरकार पूछ रही है कि कोई बच सकता है क्या, यानी यहाँ पे कानून का राज है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। पीड़ित परिवारों के नियम के मुताबिक मुआवजा तक देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने जदयू प्रदेश कार्यालय में कल जब हम मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के बारे में मेरी डीजीपी से 5 बार बात हुई है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री डीजीपी से इस घटना के संदर्भ में 5 बार दिन भर में मुलाकात और बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्राइम हुआ है तो तेजी से एक्शन और ट्रायल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं रहते, यानी कि अब जो आपका सवाल है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से अब राजनीतिक रंग दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक जाति विशेष की हत्या हुई है, तो इस जाति विशेष के जो कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री को फोन करने, मुख्यमंत्री से लगातार प्रेशर दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समूह ऐसे समूह है जो सरकार के अंदर भी है और कुछ लोग सरकार के बाहर भी हैं। जैसे कल मुख्यमंत्री से मिलने वालों में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह थे, जो पूर्व प्रवक्ता और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह थे, पूर्व विधायक मनजीत सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता राणा रणधीर सिंह चौहान, पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष विजय सिंह, ये इसके साथ ही ललन सिंह भी मौजूद थे। यानी कि लेकिन गौतम जी, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे मामले को, इस पूरे हत्याकांड को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये इसी सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि ये एक जाति विशेष अब पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही है इस मर्डर के बाद, क्योंकि एक जाति विशेष के जो लोग हैं, जो उन्होंने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनमें पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जो भी राजपूत समाज से आते हैं, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह वो भी राजपूत समाज से आते हैं, पूर्व विधायक मनजीत सिंह वो भी राजपूत से समाज से आते हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता और राणा रणधीर सिंह चौहान वो भी राजपूत समाज से आते हैं, पार्टी के जो पूर्व प्रदेश महासचिव है। तो ये तमाम लोगों की एक टोली है और ये टोली एक जातीय विशेष टोली है। तो अब कहीं ना कहीं अब इसके बाद करनी सेना ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे, तो अब ये मामला एक जाति विशेष से संबंधित हो गया है। अब करनी सेना भले ही करनी सेना का किसी दूसरे मामले में या किसी दूसरे हत्या में या किसी दूसरे की किसी भी सामाजिक सरोकार से उसका कोई लेना देना ना हो, लेकिन जब किसी जाति विशेष में की हत्या होती है और उसका संबंध करनी सेना से होता है तो ये करनी सेना कूद फान शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि मधुबनी हत्याकांड में अब यह मामला न सिर्फ वहां पे सामाजिक बल्कि अब पूरी तरीके से राजनीतिक की नहीं बल्कि जाति के चश्मे से देखा जा रहा है। और जाति के हिसाब से तमाम जो उस जाति के नेता हैं वो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पहले कभी किसी दूसरे जाति या विशेष की हत्या पर कभी उंगली नहीं उठाई और न ही कभी प्रशासन को जाकर के ये कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की। लेकिन यही करनी सेना अब अपने समाज के लोगों के बीच जो हत्या हो रही है उसको लेकर के सरकार से मिल रही है और जल्द से जल्द पूरे कार्रवाई की मांग कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार है और बिहार के अंदर चाहे चुनाव हो चाहे हत्या हो, जाति के चश्मे से इसको देखने की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि इन दिनों बिहार में जो मधुबनी हत्याकांड है उसको लेकर के मामला गर्म है और इस पूरे मामले पर पुलिसिया एक्शन जो है लगातार चल रहा है और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने के बाद मुख्यमंत्री ने कर ही दी है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो अभी बचे हुए आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी इसको लेकर के पुलिस एक्शन मोड में है। जी गौतम जी, क्या लगता है जिस तरीके से इस पूरे मामले को जातीय राजनीतिक और ये सारे रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये देने चाहिए की आवश्यकता थी या फिर इसको सामान्य तौर पर भी इस पर कार्रवाई की जा सकती थी? देखिए, पुलिस अपना काम करती है। पुलिस या सरकार के लिए चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो, उसके लिए सब एक समान होते हैं चाहे वो कोई हो। लेकिन
घटना बड़ी है जहाँ पे 5 लोगों की हत्या हुई है। 5 लोगों की हत्या बहुत बड़ी घटना होती है और ऐसे में उसके खिलाफ जो भी पुलिस का एक्शन होगा वो ये देखकर नहीं होगा कि वो अमुक व्यक्ति की जो हत्या हुई है वो किस जाति से हुई है, लेकिन मरने वालों में राजपूत समाज के लोग हैं। और ऐसे में जो पूरे बिहार के अंदर जो राजपूत समाज से जो नेता आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, वो लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तत्काल टीम वहां पे भेजी जाए। और आप देखिए कि इस पूरे मामले में एक और चीज बता दें कि आपने देखा कि पहले कानून अपना काम कर रही थी, उसके बाद अब वहां पर अलग अलग विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। मतलब इसके आप देखिए कि कांग्रेस ने मदन मोहन झा के निर्देश पर एक कमेटी गठित की कि आगे ये पूरा मामला क्या है, वो भी एक जांच रिपोर्ट बनाएगी। आज आरजेडी ने एक टीम बनाई है, राजद ने मधुबनी कांड को लेकर के आज एक जांच टीम बनाई है। राज्य के 2 मुख्य विपक्षी दल राजद और कांग्रेस ने मधुबनी के मोहम्मदपुर हत्याकांड को नरसंहार की संज्ञा देते हुए सत्ता पक्ष पर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मतलब अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स और राजनीतिक दोनों रंग देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गौतम जी, पॉलिटिकल और राजनीतिक और जातीय सभी रंग इस अब हत्याकांड में देखने को मिल रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कब तक जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने इस साल भी रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार के इस फैसले का राज्य में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी संगठन द्वारा रांची के तेतरटोली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार के फैसले का विरोध जताया। इस मौके पर आदिवासी संगठन से जुड़े डॉक्टर कर्मा उरांव ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और राज्य सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। हम लोग सभी संगठनों की बैठक हो रही है, संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का निर्णय यही है कि आदिवासी के संस्कृति के सामने इस तरह से एक तरफा डिसीजन लेकर के आदिवासियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है राज्य सरकार ने और आदिवासियों को किंग कर्तव्य मूड में डाल दिया है। और आदिवासी संस्कृति को आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो समझते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ के अच्छा डिसीजन लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। निश्चित तौर से जो सरकार की मंशा है आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आदि सरहुल जो त्यौहार है इसमें किसी तरह का ना गाइडलाइन जारी किया है ना आदिवासी समाज से बात करने का प्रयास किया है। अभी पूरे झारखंड में आदिवासी गांव घर में बहुत उत्साह का माहौल है। लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ में सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं और इस बार भी पूरी तैयारी किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से सरकार का निर्देश आया है कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सरकार के फैसले का विरोध लगातार जारी है। आदिवासी संगठन भी एकजुट हो गए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरहुल हो या फिर किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम हो जिन पर रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, जिनका विरोध किया जा रहा है। रांची से ये खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि लगातार सरकार के विरोध किया जा रहा है। कोरोना के बीच में जिस तरीके के सरकार के द्वारा फैसले लिए गए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, लेकिन इस दौरान कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार कामेश रांची से जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से कोरोना के बीच में सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है सभी कार्यक्रम को रद्द करने के लिए और सभी जो आदिवासी संगठन है वो एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे तौर पर आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार जो है आदिवासी विरोधी है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। आदिवासी संगठन अब एकजुट हो गए हैं और राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम नहीं किए जाए। इसी के चलते आदिवासी संगठनों में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। सभी संगठन एक साथ हो गए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से कोरोना के बीच में ही कई जगहों पर चुनाव किए जा रहे हैं, मधुपुर में उपचुनाव किए जा रहे हैं, क्या उसी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सभी धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं? एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता कुमार कामेश जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है, सरकार ने कोरोना के बीच में ये फैसला लिया कि सभी जो कार्यक्रम है वो रद्द किए जाए। आदिवासी संगठन एकजुट हो गए हैं और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का प्रकोप जो है पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है, इसके लिए कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और इस गाइडलाइन के तहत जो है राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश दिया है कि रामनवमी और सरहुल जैसे पर्व जो है, इस सरहुल जैसे पर्व को कहीं पे भी जुलूस नहीं निकाला जाए। हालांकि इस राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश दे दिया है, जो गाइडलाइन दे दिया है, उस गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए जो है राज्य सरकार अपने सख्त आदेश दे चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरहुल जो है झारखंड का एक पर्व है, एक आदिवासियों का एक बड़ा पर्व है और इस पर्व को लेकर आदिवासी संगठन जो है लगातार चिंतित है कि जिस तरह से पिछले वर्ष भी उन लोगों ने सरहुल का पर्व नहीं मनाया था। सरहुल जो है आदिवासियों के एक पारंपरिक त्योहार भी है और इस त्योहार को जिस तरह से आदिवासी समुदाय मनाते हैं, उसका मुख्य जो प्रतीक होता है कि नव वर्ष का प्रतीक, नव वर्ष की खुशियों के प्रतीक के रूप में इसको आदिवासी समुदाय के लोग जो है सरहुल मनाते हैं। और सरहुल से कई तरह के जो है आदिवासी समुदाय के लोग कई शुभ काम भी शुरू करते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो सरहुल पे जिस तरह से प्रकृति में नए पेड़ पौधे में नई पत्तियां आ जाती है, उसी तरह आदिवासी समुदाय के अनुसार उनकी जो परंपरा है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय जो है प्रकृति पूजक है और प्रकृति पूजकों को जिस तरह से सरहुल उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाते आया है और इस बार जिस तरह से राज्य सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है, तो आदिवासी संगठनों की लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। और उस बैठकों के दौर में अगर बात की जाए तो कई संगठन जो है, खासकर राज्य भर के कई संगठन हैं जो अपने आप को आदिवासियों के समर्थक मानते हैं। उन संगठनों ने अब राज्य सरकार के इस आदेश को पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर दिया है और विरोध करने के साथ साथ कई ऐसे संगठन भी हैं जो राज्य सरकार से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी किए हैं और जुलूस नहीं निकालने की जो पाबंदी लगाई है, तो इस पाबंदी को राज्य सरकार वापस ले ले। क्योंकि जिस तरह से राज्य में मधुपुर के उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के दौरान राज्य सरकार के कई मंत्री जाकर वहां पे दौरा करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभाओं में भी लोगों की हुजूम उमड़ पड़ेगी। तो ऐसे में जहां एक और राज्य सरकार जो है उपचुनाव में एक मंत्रियों का जो जनसभा होता है वहां पे लोगों को हुजूम जुटान करती है और दूसरी तरफ जो है आदिवासियों की जो परंपरागत त्योहार है सरहुल, उस पे जुलूस निकालने पे पाबंदी निकाल देती है। जी बिल्कुल कामेश जी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मधुपुर उपचुनाव के लिए और तमाम उपचुनावों के लिए सरकार की तरफ से तो अनुमति दे दी गई, गाइडलाइन का पालन करते हुए कि यात्रा की जाएगी या फिर चुनावी सभा की जाएगी, परमिशन दे दी गई। लेकिन जब ये पारंपरिक त्योहार की बात आती है तो सरकार ने कार्यक्रम रद्द कर दिए, जबकि संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन उनकी तरफ से किया जाएगा। देखिए कोरोना के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, अगर इसकी जमीनी हकीकत देखा जाए तो झारखंड में इसकी जमीनी हकीकत देखने को मिलेगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि लोग मास्क लगा के जा रहे हो या समूह में नहीं खड़े हो, तो ये गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी अपने उपचुनाव, जो मधुपुर उपचुनाव है, वहां पे भी गाइडलाइन के कितना पालन हो रहा है इसको भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आदिवासी संगठन का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सामने आता दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं जायज भी दिखता है कि राज्य सरकार एक और जो है सरहुल जैसे पर्व पे जुलूस
निकालने पे पाबंदी लगा देती है, लेकिन खुद जो उपचुनाव है वहां पे जाकर जुलूस निकालती है, जनसभा को संबोधित करती है और कई जनसभाओं को संबोधित करने का प्लान भी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है आशा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने ये निर्देश दिया है, उस निर्देशों का पूरी तरह से जो है आदिवासी संगठन विरोध करेंगे। और इसके लिए कल जिस तरह से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था आदिवासी संगठनों के द्वारा, उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि 10 तारीख को उसी ग्राउंड में तेकर टोली के उसी मैदान में ये लोग सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। और सत्याग्रह आंदोलन के बाद भी अगर राज्य सरकार जो है अपने जो निर्देश है उसको वापस नहीं लेती है, तो आने वाले दिन में जब सरहुल पर्व मनाया जाएगा तो सरहुल के दिन में वो लोग जुलूस निकालेंगे और इस पर कोई रोक या पाबंदी नहीं लगा सकता। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। ऐसे में राज्य सरकार को भी इन निर्देशों का जो निर्देश दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार भी अपना जो अपना निर्देश है उस पर वो अपना पांव जो है या अपने जो आदेश है उसको शायद वो वापस ले सकती है। जिस तरह से आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे झारखंड राज्य बना है और झारखंड राज्य के बनने पे झारखंड में एक बहुत बड़ा तबका जो है आदिवासी समुदाय से आता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आदिवासियों का विरोध कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार पे कहीं ना कहीं इस विरोध का असर भी होगा और इस असर के कारण राज्य सरकार वापस भी आ सकती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिखाई देगा। आदिवासी का एक बड़ा तबका झारखंड में रहता है, इसका असर जरूर दिखाई देगा जिसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश्वर, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत बासुकीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कोविड गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई। ना तो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। इधर मंदिर प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल कोविड-19 की बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अर्घा सिस्टम से बाबा भोले का दर्शन पूजन के आदेश दिए हैं। आम लोगों और मंत्री व पदाधिकारियों में ऐसा भेदभाव प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मंत्रियों के द्वारा ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आम जनता पर इसका क्या असर होगा? जी बिल्कुल, कल जैसे कि हमारे मंत्री जी आए हुए थे तो उनके लिए अर्घा व्यवस्था किया गया और सरकार द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया कि मंदिर पे जो भी प्रवेश करेंगे उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा और मंदिर पे अर्घा के माध्यम से ही बाबा भोले का अभिषेक किया जाएगा। मगर मंत्री जी के आने के बाद अर्घा को हटा दिया गया और मंत्री जी अंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके बाबा का दर्शन पूजन स्पर्श पूजा किए, जिसको लेके पंडा समाज से लेके श्रद्धालुओं लोग पे भी आक्रोश देखने को मिला। श्रद्धालु लोग कहे ये चीज को कि क्या ये गाइडलाइन जो है जो सरकार खुद ही जिसको लागू करती है उसको खुद ही वो तोड़ती है। इस चीज को देखते हुए काफी आक्रोश देखने को मिला। जी, जिस तरीके से तस्वीरें जो हमारे पास सामने आई हैं, कहीं भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई, ना ही मास्क का प्रयोग किया गया। इस दौरान भारी भीड़ भी वहां पर दिखाई दी है। तो इससे क्या वहां पर देखा जा सकेगा कि नए मामलों में और भी बढ़ोतरी होगी? जी बिल्कुल, ऐसा तो दुमका जिला पे तो ऑलरेडी आप देख ही रहे कि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ मंदिर पे सरकार द्वारा इसलिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि स्पर्श पूजा बंद कर दिया गया था। अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे थे, मगर इतना भीड़ होने के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण श्रद्धालु लोग जो भी आ रहे हैं मंदिर पे और यहाँ जो नेता मंत्री जो भी आ रहे हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और मंदिर गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। जो भी बड़े पदाधिकारी गण है, जो मंत्री गण है, वो लोग को गर्भगृह पे प्रवेश करके स्पर्श पूजा करने की अनुमति मिल गई है। वो कौन दिया है इसकी जानकारी अभी तक मिली नहीं। इस पे श्रद्धालु लोग और आम जनता जितने भी है वो लोग काफी इस चीज का विरोध किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुतीर्व गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से स्टूडेंट नाराज हैं। सोमवार को सासाराम में स्टूडेंट ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के साथ आगजनी हुई। इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया। एसपी छात्रों को समझाते रहे कि अपना आप भविष्य बर्बाद ना करें, अपने घर लौट जाए, उपद्रव ना करें। कोरोना के चलते कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए।
सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल है और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। मधुबनी में क्षत्रिय समाज के 6 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में मशरक मोहम्मदपुर SH 90 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और सरकार विरोधी नारे लगे। घंटों तक सड़क जाम रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तो वहीं घंटों सड़क जाम की सूचना मिलने पर तमाम वरीय पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। तो मधुबनी में उसी कारण हम लोग यहाँ पर बंदी करवाए हैं। अभी हमारे मशरक थाना के इंस्पेक्टर साहब आए हैं और बड़ा बाबू आए हैं। इन्हीं की विनती और आवेदन के बाद हम लोग ये जो बंदी है उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि 4 से 5 दिन में सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ा कार्य होगा। इसका जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार होगी। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।